नमस्कार। आप सभी लोगों का पाटलिपुत्र जीके जीएस क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी पर चर्चा करने वाले हैं और ज्योग्राफी के अंतर्गत भौतिक भूगोल पर चर्चा करने वाले हैं। भौतिक भूगोल के संदर्भ में पिछला एक कक्षा पे चर्चा हुई थी और जिसमें भूगोल के इतिहास के संबंध में, फिर भौतिक भूगोल में कहाँ स्थित है उसके संबंध में, और पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में तथा ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में विचार किए थे। आज हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में चर्चा करेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में चर्चा करने से पहले पिछली कक्षा के को रिवाइज करना चाहेंगे और रिवाइज जो होगा वह क्वेश्चन आंसर के रूप में होगा। हम आपसे क्वेश्चन करेंगे और आप लोग आंसर दीजिएगा अपने मन में या कॉपी पेन लेकर के लिख करके, और हम क्वेश्चन करके कुछ समय देंगे, तब तक आप लोग आंसर लिखिएगा या अपने दिमाग में सोचिएगा। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है आप लोगों से, ज्योग्राफी किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का। यह दो मूल शब्द जियो और ग्राफोस से बना हुआ है। जियो का अर्थ पृथ्वी और ग्राफोस का अर्थ वर्णन होता है, अर्थात ज्योग्राफी का अर्थ पृथ्वी का वर्णन हुआ। ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? यूनानी विद्वान इरास्थनीज ने ज्योग्राफी का सर्वप्रथम प्रयोग किया था और इन्होंने पृथ्वी की परिधि का माप भी किया था, जिसके कारण इन्हें फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। इरेटोस्थनीज के बाद दूसरे किस विद्वान को फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है? हिकेटियस। कुछ विद्वान हिकेटियस को फादर ऑफ ज्योग्राफी मानते हैं। इन्होंने यह बताया कि स्थलखंड जलखंडों से घिरा हुआ है और दो महाद्वीपों की खोज किए थे। भारत के भूगोल का जनक किसे माना जाता है? जेम्स रेनेल। जेम्स रेनेल को भारत के भूगोल का जनक माना जाता है। आधुनिक भूगोल के जनक किसे माना जाता है? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट और कार्ल रिटर को आधुनिक भूगोल का जनक माना जाता है। हम्बोल्ट ने क्रमबद्ध उपागम और कार्ल रिटर ने प्रादेशिक उपागम के प्रवर्तक थे। हम्बोल्ट ने अपने विचार कोसमस में, जबकि कार्ल रिटर ने अपने विचार अर्धकुंडे में दिए थे। आधुनिक भूगोल के विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? बेरेनियस तथा कांट महोदय को। ये दोनों 17वीं शताब्दी के विद्वान थे। बेरेनियस ने ना सिर्फ भूगोल की अनिवार्यता बताई, बल्कि यह भी बताया कि भूगोल के दो स्पष्ट और विभाजित प्रभाव क्षेत्र है।
इसे उन्होंने सामान्य भूगोल और विशेष भूगोल बताया। बेरेनियस के इसी विचार के साथ आधुनिक भूगोल में कितने द्विभाजन होते हैं? 6 द्विभाजन होते हैं। पहला सामान्य भूगोल बनाम विशेष भूगोल, दूसरा क्रमबद्ध उपागम बनाम प्रादेशिक उपागम, तीसरा नियतिवाद बनाम संभववाद, चौथा भौतिक भूगोल बनाम मानव भूगोल, पांचवा सैद्धांतिक भूगोल बनाम व्यवहारिक भूगोल और छठा विशिष्ट भूगोल बनाम सामान्य भूगोल। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व भूगोल में किस विधि तंत्र का प्रयोग किया जाता था? अनुभावासित विधि तंत्र। अनुभावासित विधि तंत्र में वर्णनात्मक भूगोल लिखा जाता था, जिससे वैज्ञानिक आधार पर विचारों में विषमता थी और जिसके कारण इसे वैज्ञानिक विषय की मान्यता प्राप्त नहीं हुई थी। किस वर्ष और किस विश्वविद्यालय में सामाजिक विज्ञान के विद्वानों का एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? (1949) में प्रिंसटन विश्वविद्यालय। और इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। पहला, सामाजिक विज्ञान के विषय में कोई दोष नहीं है, अतः इसे यथावत रखा जाए। और दूसरा, सामाजिक विज्ञान के विधि तंत्र दोषपूर्ण है, अतः नवीन विधि तंत्र का उपयोग किया जाए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सामाजिक विज्ञान के विषयों में किस नवीन विधि तंत्र का उपयोग किया गया? मात्रात्मक विधि तंत्र। सांख्यिकीय विधि पर आधारित मात्रात्मक विधि तंत्र का उपयोग किया गया और मात्रात्मक विधि तंत्र के उपयोग से सामाजिक विज्ञान के सभी विषयों को महत्व बढ़ा, फायदा हुआ, लेकिन भूगोल जैसे विषय को इसका गत्यात्मक लाभ मिला और भूगोल को एक वैज्ञानिक विषय के रूप में मान्यता मिली। इसके बाद पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत की चर्चा किए थे। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित विचार को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। पहला भाग धार्मिक विचार और दूसरा भाग वैज्ञानिक विचार। धार्मिक विचार वर्तमान समय में मान्यता प्राप्त नहीं है, चूँकि यह कल्पनाओं पर आधारित है, इसलिए इसे वैज्ञानिक मान्यता प्राप्त नहीं है। लेकिन वैज्ञानिक विचार को भी पृथ्वी के उत्पत्ति में भाग लेने वाले तारों की संख्या के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहला है एक तारक सिद्धांत और दूसरा है द्वितारक सिद्धांत। वायव्य राशि परिकल्पना
किसने दिया था? इमैनुअल कांट। निहार का सिद्धांत किसने दिया था? लाप्लास। ग्रहाणु परिकल्पना किसने दिया था? चैम्बरलिन एवं मोल्टन। ज्वारीय परिकल्पना किसने दिया था? जेम्स जीन्स एवं जेफरीज। द्वितारक सिद्धांत किसने दिया था? H.N. रसेल। इसके बाद ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत की चर्चा किए थे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण था बिग बैंग का सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जॉर्ज लेमेंटियर। बिग बैंग नाम किसने दिया था? फ्रेड होयल। बिग बैंग सिद्धांत का व्याख्या किसने किया था? वेगनर। बिग बैंग की घटना कब हुई थी? 13.7 अरब वर्ष पूर्व। 13.7 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड का संपूर्ण पदार्थ एक बिंदु पर केंद्रित था, जिसे एकक परमाणु या अन्य किस नाम से जाना गया? सिंगुलैरिटी। हमारा सौरमंडल जिस गैलेक्सी में स्थित है उसका नाम क्या है? मंदाकिनी या दुग्ध मेखला या मिल्की वे। हमारी आकाशगंगा का सबसे नज़दीक आकाशगंगा कौन सी है? एंड्रोमेडा। सबसे बड़ा आकाशगंगा कौन है? IC110। सबसे छोटी आकाशगंगा कौन है? बिलमन 1। सूरज के बाद सबसे नजदीकी तारा कौन है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। सबसे चमकीला तारा कौन है? साइरस। चलिए आइए हम पुनः शुरुआत करते हैं नए टॉपिक्स। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अर्थ है भूगर्भिक दशाओं का अध्ययन।
भूगर्भिक दशा का अध्ययन एक जटिल कार्य है, अर्थात पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन जो है इसे दो वर्गों में बांटकर समझा जा सकता है। पहला है परंपरागत विचार। और दूसरा है भूकंपीय तरंगों पर आधारित विचार। पृथ्वी की संरचना से संबंधित परंपरागत विचार के अंतर्गत कई विद्वानों ने कार्य किए हैं, जिसमें पहला नाम स्विस महोदय का है। ये ऑस्ट्रेलिया के विद्वान थे। दूसरा नाम आर्थर होम्स के आते हैं, ये यूएसए के हैं। तीसरा वांडर ग्रांट हैं, ये फ्रांस के विद्वान हैं। और चौथा पीलेक हैं और ये यूके के विद्वान हैं। स्विस महोदय ने आंतरिक संरचना की दृष्टि से पृथ्वी को 3 संकेंद्रीय बलय पेटियों में विभाजित किया है। इसे उन्होंने सियाल, सीमा एवं नीफे नाम दिया है। सियाल सिलिका प्लस एल्युमिनियम का बना हुआ है। सीमा सिलिका प्लस मैग्नीशियम का बना हुआ है। और नीफे निकेल प्लस फेरस का बना हुआ है। आर्थर होम्स महोदय ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 4 भागों में विभाजित किया है। पहला परत को इन्होंने सियाल, उसके बाद दूसरा सीमा, तीसरा सीफे और चौथा नीफे बताया है। इसमें सिलिका प्लस फेरस, पुनः वांडर ग्रांट महोदय ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 4 भागों में और पीलेक महोदय ने 5 भागों में विभाजित किया है। भूकंपीय तरंगों पर आधारित विचार के अंतर्गत सर्वप्रथम इस दिशा में कार्य हैरिस महोदय के द्वारा किया गया। हैरिस महोदय ने 1971 में भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन किया है। और इन्होंने भूकंपीय तरंगों में मूलतः PSL, PG, SG, P स्टार एवं S स्टार के आधारों पर मूलतः 3 संकेंद्रीय बलय पेटियों में विभाजित किया है, जो इस प्रकार है। हैरिस महोदय ने भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना
अर्थात पृथ्वी को 3 संकेंद्रीय बल्य पेटियों में विभाजित किया है। पहला क्रस्ट अर्थात भूपटल, दूसरा मेंटल और तीसरा कोर। भूकंपीय तरंगों के आधार पर पुनः क्रस्ट या भूपटल को 2 भागों में बांटा गया है। पहला महाद्वीपीय भूपटल और दूसरा महासागरीय भूपटल। महाद्वीपीय भूपटल की औसत मोटाई 35 किलोमीटर है, जबकि महासागरीय भूपटल की औसत मोटाई 5 किलोमीटर है। महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व 2.65, जबकि महासागरीय भूपटल का घनत्व 2.87 है। महाद्वीपीय भूपटल में पीजी और एसजी तरंगें चलती है, जबकि महासागरीय भूपटल में पी स्टार और एस स्टार जैसी तरंगें चलती है। इससे यह साबित होता है कि महाद्वीपीय भूपटल ग्रेनाइट का बना हुआ है, जबकि महासागरीय भूपटल बेसाल्ट का बना हुआ है। हैरिस महोदय ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना की दृष्टि से पृथ्वी को 3 संकेंद्रीय बल्य पेटियों में विभाजित किया है। पहला क्रस्ट जिसे भूपटल कहते हैं, दूसरा मेंटल, तीसरा कोर। क्रस्ट या भूपटल को पुनः 2 भागों में बांटा गया है, महाद्वीपीय भूपटल और महासागरीय भूपटल। महाद्वीपीय भूपटल की औसत मोटाई 35 किलोमीटर, घनत्व 2.65, इसमें पीजी और एसजी तरंगें चलती है और यह ग्रेनाइट का बना हुआ है, जबकि महासागरीय भूपटल की औसत मोटाई 5 किलोमीटर, घनत्व 2.87, इसमें पी स्टार और एस स्टार तरंगें चलती है तथा यह बेसाल्ट का बना हुआ है। पुनः मेंटल को भी 2 भागों में बांटा गया है, ऊपरी मेंटल एवं निम्न मेंटल। ऊपरी मेंटल 35 किलोमीटर से 1050 किलोमीटर तथा निचली मेंटल 1050 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर के बीच है। ऊपरी मेंटल में पी स्टार और एस स्टार किरणें चलती है, जबकि निम्न मेंटल में पी और एस किरणें चलती है। इन भूकंपीय तरंगों के आधार पर यह माना जाता है कि ऊपरी मेंटल में मैग्नीशियम की प्रधानता है, जबकि निम्न मेंटल में लोहे की प्रधानता है। ऊपरी मेंटल का घनत्व 3.3 से 4
है, जबकि निचली मेंटल का घनत्व 9.7 है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्रस्ट, दूसरा मेंटल और तीसरा कोर। क्रस्ट या भूपटल के पुनः 2 भाग हैं, महाद्वीपीय भूपटल और महासागरीय भूपटल। मेंटल के भी 2 भाग हैं, ऊपरी मेंटल और निम्न मेंटल। ऊपरी मेंटल 35 किलोमीटर से 1050 किलोमीटर। इसमें पी स्टार और एस स्टार तरंगें चलती है। इसके आधार पर कहा जाता है कि इसमें मैग्नीशियम की प्रधानता है और इसका घनत्व 3.3 से 4.0 के बीच रहता है। निम्न मेंटल 1050 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर के बीच है। इसमें पी और एस तरंगें चलती है और इस आधार पर कहा जाता है कि इसमें लोहे की प्रधानता है और इसका घनत्व 9.7 है। अब हम लोग कोर के बारे में चर्चा करते हैं। संरचनात्मक विशेषताओं की दृष्टि से क्रोड को पुनः 2 वर्गों में बांटा गया है। एक बाहरी क्रोड और दूसरा आंतरिक क्रोड। बाहरी क्रोड 2900 से 5100 किलोमीटर और आंतरिक क्रोड 5100 से 6371 किलोमीटर के बीच है। क्रोड में केवल पी तरंगे ही चलती है, एस तरंगें नहीं चलती। चूँकि एस तरंगों की विशेषता होती है कि वह जलीय क्षेत्र में या द्रव्य अवस्था में गमन नहीं करती है, इसलिए पृथ्वी के केंद्र में अर्थात क्रोड में केवल पी तरंगें प्रवाहित होती है। और इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग, सबसे केंद्रीय भाग जो है वह ठोस अथवा लगभग ठोस अवस्था में है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को एक मॉडल के द्वारा समझाया गया है, जो यहाँ पे दिया गया है, जिसमें महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व 2.5 और महासागरीय भूपटल का घनत्व 2.87 बताया गया है। पुनः महाद्वीपीय भूपटल में पीजी और एसजी तरंगें और महासागरीय भूपटल में पी स्टार और एस स्टार तरंगें हैं। महाद्वीपीय भूपटल 0 से 35 किलोमीटर अर्थात क्रस्ट की मोटाई 0 से 35 किलोमीटर। मेंटल जो है वह 3500 से 2900 किलोमीटर, जिसमें 35 से 1050 तक ऊपरी मेंटल और 1050 से 2900 किलोमीटर निचली मेंटल है। पुनः 2900 से 5100 के बीच जो है वह बाह्य क्रोड है और 5100 से 6371 किलोमीटर के बीच आंतरिक क्रोड है। इसमें ऊपरी मेंटल में पी स्टार और एस स्टार तरंगें चलती है, निचली मेंटल में पी और एस तरंगें चलती है। बाह्य क्रोड में केवल पी तरंगें और आंतरिक क्रोड में केवल पी तरंगें चलती है। महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व 2.65, महासागरीय भूपटल का घनत्व 2.87, ऊपरी मेंटल का घनत्व 3.3 से 4.0, निचली मेंटल का घनत्व 9.7, जबकि बाह्य क्रोड का घनत्व 11 और आंतरिक क्रोड का घनत्व 11 से 13.5 तक होता है। इसके बीच 3 विषम क्षेत्र भी पाए जाते हैं, जो मोहो असंबता
और संबंधिता गुटेनबर्ग बाइचर्ट और लेहमैन विषम क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। मोहरोविक परत जो है 3500 किलोमीटर के बीच, गुटेनबर्ग बाइचर्ट 2900 किलोमीटर के बीच और लेहमैन विषम क्षेत्र 5100 किलोमीटर के बीच पाए जाते हैं। इसी के साथ पृथ्वी की आंतरिक संरचना समाप्त हुआ और इसके बाद अगला टॉपिक्स जो है भूपटल की उत्पत्ति अर्थात महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत और उसके बारे में चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।